क्वेश्चन की वर्डिंग बोल दें या स्टेटमेंट बोल दें तो फिर मैं उसको प्रिंट कर सकता हूँ, उसके मुताबिक प्रिंट कर सकता हूँ। सर ये इंट्रोडक्शन में ही था इस सक्सेशन वाले के बुक हाँ में, जी, मुझे वो इसलिए चूँकि मुझे डिपेंड करता है ना आपके पास कौन सी बुक है, आप मुझे सिर्फ उसकी वर्डिंग बोल के सुना दें कि उसने ये लफ्ज़ जहाँ पे यूज़ किया है उसके मुताबिक उसका क्या मीनिंग बनेगा, मैं उसको प्रिंट कर सकूँगा उसके मुताबिक। वैसे रेट्रिब्यूशन कमी को, अंडर डेवलपमेंट को, रिडक्शन को, ये इसके लफ्ज़ी मतलब ये होते हैं, लेकिन जी जहाँ सर पे जिस दो कंटेक्स्ट जगह में जी स्टेटमेंट बोल दें दो आप जगह पे यूज हुआ है। जी जी सर, ये जो मैं पूछ रही हूँ ये सक्सेशन के फौरी बाद उसने ये बात की है, रिट्रोग्रेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट डज नॉट अकर अनलेस सक्सेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड और हेल्टेड बाय फायर, ग्रेजिंग, स्कार्पिंग और इरोजन। ये चीज मुझे क्लियर नहीं हुई। वैसे ये ठीक टाइप्स में भी उसने लिखा हुआ है ठीक है, एक स्टेटमेंट रिट्रोग्रेशन है जी। सक्सेशन। एक ये बुक कौन सी है आपके पास जिसने दिया हुआ? सर वो वर्मा वाली बुक है, उसमें इकोलॉजी का ये और ये ठीक है, इसमें लिखा हुआ था शीशु। ठीक है। और एक जगह पे और भी जगह पे है और दूसरी जगह पे उसने टाइप्स में लिखा हुआ है रिट्रोग्रेशन सक्सेशन। उसकी वर्डिंग उसके retrogression succession, it means a return to simpler and less dense or even impoverished form of community from an advanced or climax community. In most cases, the causes are allogenic, i.e. forces outside from outside the ecosystem become severe and demanding. For example, most of our natural forest stands are degrading into shrubs, savanna, or impoverished desert-like strands by the severity of grazing animals brought from surrounding villages. जी Excessive removal of wood, leaf, and twig litter also leads to regression succession. जी आपके सवाल का जवाब आपने खुद बढ़कर सुना दिया। सर आप मुझे नई वर्डिंग क्लियर ही नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही, मैं काफी दफा पढ़ चलें चुकी हूँ। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, सिर्फ आपने मुझे जो ये दोनों स्टेटमेंट, दोनों जो पेजेस हैं ये मुझे सेंड कर दीजिएगा ताकि पूरे का दिमाग इसको, लेकिन पहले जो इसका जो डिटेल्स है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप बेशक बाद में सेंड कर दीजिएगा। नोट कीजिएगा कि आमतौर पर जैसे एवोल्यूशन में हमने बात की थी, डिस्कशन हुई थी ये वाली, कि जब एवोल्यूशन होता है तो चीज़ें सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाती हैं। अभी जो हमने कल पढ़ा था, अभी हमने कल से सिर्फ बेसिक्स पढ़ी हैं, सक्सेशन का सिर्फ तारुफ ही हुआ है थोड़ा सा। उसमें यही वर्डिंग थी कि टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चेंज आती है कम्युनिटी में, बेसिकली प्लांट कम्युनिटी में, और बाद में एनिमल कम्युनिटी में भी आएगी, और वो हमेशा सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ होती है। मैंने इसलिए कल पूछा था आपसे कि एफएससी में आपने जो पढ़ा हुआ वो याद है कि नहीं याद है। उसमें अगर आपको याद हो तो वो जो स्टेजेस थी, क्रिस्टल्स लाइकेन स्टेज, फोलियोज लाइकेन स्टेज, मॉस स्टेज, हर्बेशियस स्टेज, और श्रब स्टेज, और ट्री स्टेज या फॉरेस्ट स्टेज, ये इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप नोट करेंगे कि छोटों से बड़े की तरफ, सिंबल से कम्प्लेक्स कम्युनिटी की तरफ हम जा रहे होते हैं। ये प्रोग्रेशन हो रही है। जो सक्सेशन जो मैंने एग्जांपल दिया जो आपने पहले से पढ़ी हुई है, ये प्रोग्रेसिव सक्सेशन की है जिसमें तरक्की हो रही है, जैसे मुल्कों में तरक्की होती है। लेकिन जो ये वाला ऑपोजिट सेंस है, रेट्रोग्रेशन वाली, ये बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके नतीजे के तौर पर बजाय आगे जाने के पीछे गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि दुनिया में बहुत से मालिक अभी भी तरक्की करने की बजाय नज़ली की तरफ जा रहे हैं। वही मुल्कों में ये चीज़ बहुत कॉमन है, बहुत आम है। पर जो सक्सेशन के हवाले से है, कोई भी फैक्टर, फर्स्ट की जंगल था, जंगल में आग लग गई है, अब आग लगने से बहुत से पौधे मर जाएंगे। जब पौधे मर जाएंगे तो डेफिनेटली वो क्या हो गया, रेट्रोग्रेशन में चला गया है, क्लाइमैक्स से पीछे की तरफ अब आ गया, एक स्टेप पीछे चले गए हैं, दोबारा वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता फिर प्रोग्रेशन शुरू हो गई। फॉरेस्ट फायर तो बहुत सीवियर होती है। अगर फ्लड आ जाए, अगर सीवियर फ्लड, सिर्फ फ्लड नहीं बल्कि सीवियर फ्लड आ जाए, तो बाज़ का वो भी सक्सेशन को बड़ा उल्ट पुल्ट के रख देते हैं। थोड़ा हो ज़्यादा हो, दोनों का असर नेगेटिव होगा। और ऐसी जो मैन इंसानों की वजह से और पोल्यूशन की वजह से, अगर किसी इलाके की एक लेक है, चूँकि मुझे तो उसके बाद काफ़ी अरसे से मैं दोबारा गलरघाट हाँ लेक नहीं देख सका, लेकिन जिन लोगों ने बाद में देखी है, ये कहते हैं कि वहाँ पे बहुत गंदगी। अब वजह ये है कि हम यानी पाकिस्तानी लोग हर लिहाज से बुरे हैं। मेजॉरिटी की बात हो रही है, या देखिए जब बात होती है तो वो जनरल बात होती है, और जनरल का मतलब ये होता है कि जो मेजॉरिटी भी अप्लाई हो रही है। मेजॉरिटी लोगों की गंदगी पे मायल है। लोग अपने घर का कूड़ा
उठाते हैं और हम सामने के घर के सामने फेंक देते हैं, समझते हैं हम बड़े अक्लमंद लोग। एक्सक्यूज मी सर, जी सर एंड पे ना एक आउटसाइडर बाबर आजम के नाम से उसे रिमूव कर रहे हैं। दोबारा बताइए, कोई आउटसाइडर है क्लास में? जी सर, बाबर आजम के नाम से सर ज्वाइन हुआ है। बाबर आजम, इस नाम का तो कुछ स्टूडेंट हमारे पास नहीं है। लेट मी सी। सर लेफ्ट कर दिया उसने, लीव कर गया। असल में मैं चूँकि कंप्यूटर पे होता हूँ तो मेरा माउस बहुत तंग करता है। मैं जो सिर्फ जो फ्रंट पे अच्छे होते हैं मुझे सिर्फ वही नज़र आ रहे होते हैं, जो नीचे से मुझे कोई जो है वो देखना पॉसिबल नहीं होता। माउस को मूव करना जो है वो खासा मुश्किल काम है। वो 5 मिनट लगा के भी मैं नीचे तक नहीं पहुँच सकता हूँ, वो बहुत स्लो स्लो मूव कर रहा होता है। इसके वजह से मुझे बहुत तंग होना पड़ता है अगर कोई इंटरव्यू होती है। जहाँ पे खूब ज़्यादा प्रॉब्लम हो फिर मुझे मजबूरन सबको म्यूट कर देना पड़ता है ताकि कोई गुफ्तगू ना कर सके इसमें। चलें बहरहाल, जी क्वेश्चन किधर चला गया जी? बात हो रही थी पोल्यूशन की, बात हुई, गंदगी की बात चली थी कि हम लोग बहुत गंदे हैं पाकिस्तान की बात हो रही है, और ज़ाहिर है कि मेजॉरिटी की बात हो रही है। हम ये समझें जी हमने बहुत अच्छा किया, अपना कूड़ा निकाला, अपने हमसायों के सामने फेंक दिया, तो आप पे चुका लेंगे। और यही कुछ हम करते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, जो गंद पुलाव खाया आपने वो उठाया, उठा के उसको झील में फेंक दिया, उसके किनारे पे फेंक दिया। अब ये चीज़ें जो हैं इंटरफेयर कर रही हैं नेचुरल जो है इकोसिस्टम के साथ, और बजाय उसमें प्रोग्रेस के उसमें रेट्रोग्रेशन ला रही हैं, बजाय वो आगे जाने के वो पीछे की तरफ नीचे जा सकती है। ये उसकी रीजंस जी। इज इट क्लियर अंदलीप? और ये याद रखिएगा जी कि सर। ये मैं साथ बता देता हूँ कि आपने जो बुक यूज़ किया है फॉलो कर रही है इंडियन ऑथर की। मैं बहुत पहले कैश कहूँ कि इस वक्त इंडियन ऑथर्स की जो बुक्स हैं वो हमारे ऑथर से ज़्यादा अच्छी हैं। अब मेरी स्टेटमेंट आपके सामने है। इंडियन ऑथर्स की बुक सिर्फ पाकिस्तान में एक ऑथर मैंने देखा है, सदरुद्दीन नाम है उनका। सदरुद्दीन बहुत पुराने ऑथर हैं, वो भी नया बंदा नहीं है। उनका ताल्लुक गालिबन कराची से था, चूँकि उनकी बुक वहाँ से शाया हुई है, उनकी कॉलेजी। सिवाय उनकी कॉलेजी के और कोई ऐसी कॉलेजी मैंने नहीं देखी जो किसी ने बहुत अच्छी लिखी हो, पाकिस्तानी आथर हो और उसने बहुत अच्छी कॉलेजी लिखी हो। पर इंडियन आथर कोई शक नहीं है, जो वो हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा अच्छी चीज़ें, ज़्यादा डीप डिटेल्स में लिखते हैं। और हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कुछ और सूरत हाल है जी। वेल आपका क्वेश्चन पूरा हो गया जी। ये जी आपका एक क्वेश्चन चूँकि सक्सेशन के हवाले से था और मेरा टॉपिक भी सक्सेशन ही है, इसलिए मैं उसको सेपरेट नहीं कर रहा बल्कि सक्सेशन के अंदर ही शामिल रख रहा हूँ। आज मुझे सक्सेशन को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। सक्सेशन की एग्जाम्पल जो बहुत सी हो सकती हैं, मैं जो कल डायग्राम ड्रा की थी वही वाली एग्जाम्पल पहले एक्सप्लेन करूँगा, और फिर उसके बाद एक और कोशिश करूँगा कि आज 2 हो जाएं। आपके लिए, आपकी क्लास के लिहाज से 2 ही बहुत काफ़ी है। जी हेडिंग कल था हमारा टाइप्स ऑफ सेशन, और आज मैं जो एग्जांपल देने लगा हूँ वो है जी हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर ये है जी इसका नाम, और इसके नाम के लिहाज से सक्सेशन जो कि पानी में फ्रेश वाटर के लिहाज से हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोस्फीयर वो सक्सेशन जो फ्रेश वाटर में होती है, शुरू होती है, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर लेक्स के अंदर ही कुछ हम स्टडी करेंगे। अब चूंकि इसमें मुझे डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी, मैं इसकी डायग्राम ड्रा करने के लिए मैं पहले ट्रेंडस आप लोगों की साइड पे कर दूँ ताकि मुझे आप लोग भी नजर आते हैं और बाकी चीज़ें भी साथ साथ चलती रहें। जी इसके लिए मुझे डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी जी, और ये डायग्राम चूँकि बार बार ड्रा करनी पड़ेगी इसलिए मैं एक ही बार 2-3 डायग्राम ड्रा कर देता हूँ, तब तक उनके अंदर चीज़ों को दिखाया जाता है। ये मैंने लेक्स दिखाई हैं, ये सब एक ही लेक है। ये तस्वीरें ज़रा अच्छी नहीं बन रही, लेकिन मैं अपनी सहूलत के लिए सिर्फ एक जगह पे प्रोसेस शो करूँगा, और
ये एक लेक है, अल्फा लेक, और ये लेक फ्रेश वाटर लेक है। फर्ज कर लेते हैं ये जस्ट पैदा हुई है, किसी वजह से एक झील बन गई इसके अंदर, उसमें पानी, बारिश का पानी या कोई भी साफ पानी, फ्रेश वाटर इकट्ठा हो। हम ये फर्ज कर लेते हैं कि ये पानी बिल्कुल साफ है, क्लियर है, और लाइट पेंट्रेशन हो रही है, ये पानी की सरफेस है, लाइट नीचे तक पेंट्रेट कर रही है, ये मुनासिब गहरी जगह है, चंद फुट, ये 10 से 20 फुट के करीब भी हो सकती है, 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट, 25 फुट, अगर पानी साफ है तो उससे ज़्यादा भी जा सकती है। यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर में जो सबसे पहली स्टेज है, मैं नंबर 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, और ये मैंने कल नाम लिखा था सबमर्ज प्लांट, सबमर्ज, ये लफ्ज़ चूँकि आप पढ़ चुके हैं, आप इस नाम से वाकिफ़ हैं, जैसे मतलब डूबे हुए, वो पौधे जो पानी में डूबे हुए होते हैं, दिस इज सबमर्ज प्लांट स्टेज। अब मुख्तलिफ तरीक़ों से यहाँ पे इन पौधों के, अगर एल्गी हैं तो प्रोपेगुल्स के ज़रिए, अदर प्लांट जो हैं वो सीड्स के ज़रिए पानी में पहुँचेंगे, और नीचे जहाँ पे कीचड़ है वहाँ पे जब वो पहुँचेंगे सीड्स या प्रोपेगुल्स, वो ग्रो करेंगे। अब इसमें कुछ एल्गी भी शामिल है। आपने कारा का नाम चूँकि सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, कारा से आप लोग वाकिफ़ हैं, कारा और नाइटेला, इफ यू रिमेंबर, ये लफ्ज़ आप लोग फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। पोटा वेजिटेन एक नाम है, और बहुत से और नाम, जो कि ऐसे पौधे जो पानी के अंदर, हाइड्रिला मशहूर मारूफ नाम है, एचपर हाइड्रिला, ये वो पौधे हैं जो कि पानी के अंदर, साफ पानी के अंदर ग्रो होते हैं। अगर पानी साफ नहीं होगा तो फिर ये किनारे के ज़्यादा करीब होंगे, क्योंकि जितना कम गहरा पानी होगा उतनी लाइट वहाँ जा रही होगी। बहरहाल ये पौधे यहाँ पे ग्रो होना शुरू हो गए। हम इनको पायनियर्स, ये लफ्ज़ मैंने कल सवाल किया था, सबसे पहले आने वाले पौधे पायनियर्स कहलाएंगे, जानदार पायनियर्स कहलाते हैं, और यहाँ भी ये वाले पायनियर्स हैं। अब ये पौधे यहाँ पे ग्रो हो गए, आहिस्ता आहिस्ता, ज़्यादा शुरू में कम होंगे, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होते जाएंगे। अब 2-3 चीज़ों पे गौर करना है। ये पौधे जब ग्रो कर रहे हैं तो इनकी डेथ होगी तो ये डिकम्पोज होकर यहीं पे मिट्टी की शक्ल में बैठ जाएंगे। आप समझते इस बात से कि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी आता है, वो पानी साथ मिट्टी लेके आता है, वो मिट्टी भी आएगी, वो यहाँ पे जमा हो जाएगी, ये पानी यहाँ पे कम गहरा हो जाएगा। जब ये पानी कम गहरा हो जाएगा तो ये इनके लिए अनसूटेबल हो जाएगा, और इस जगह पे, अब मैं दूसरी स्टेज में आ गया, यहाँ पे वो पानी कम गहरा हो गया, जो कि मिट्टी और ये इट में टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, डिपेंड करते हुए इलाका कौन सा है, जगह कैसी है। अब ये वाले पौधे मजीद गहराई की तरफ चले जाएंगे आगे, और यहाँ पे फ्लोटिंग प्लांट स्टेज नंबर 2 है जी, फ्लोटिंग प्लांट। फ्लोटिंग प्लांट का लफ्ज़ मतलब कुछ और है, लेकिन यहाँ भी इसका मतलब ये है, वो पौधे जिनके पत्ते पानी पे तैर रहे होते हैं। कमल, दुनिया बहुत मशहूर पौधा है, आप कमल के नाम से वाकिफ़ हैं, उर्दू में मैं लिखने लगा हूँ जी, कमल आप नाम से वाकिफ़ हैं, मशहूर मारूफ है। कमल के लिए वाटर लिली, निम्फिया, येलो पॉन्ड लिली, और ऐसे ही नीलोफर, नीलम्बिया, मैंने बहुत से पौधों का नाम ले लिए। ये पौधों के नाम आपने शेर अहमद में मॉर्फोलॉजी में मास्टर 2 का पढ़ा है। सबमिट प्लांट यहाँ पे हैं, और ये एफ स्टेज है जी, फ्लोटिंग स्टेज, जो कि थोड़ा सा मजीद कांटे की तरफ प्लांट जो है वो डेवलप होना शुरू हो गए। ये सेकंड स्टेज। अब ये पौधे, इनके स्टेम नीचे हैं और पत्ते इनके पानी के ऊपर तैर रहे हैं, इसके बारे में कुछ और सब पहले से पड़ी हुई हैं। इनमें एरन गामा का भी वेल्ट होता है। अब ये मज़ीद मिट्टी को यहाँ पे जमा होने देंगे, जब मिट्टी जमा हो जाएगी, जब ये इनको पता फिर डेप्थ डिके होता जाएगा तो ये पानी कम गहरा हो जाएगा, सबमर्ज प्लांट और आगे चले जाएंगे, और ये इनके लिए जगह सूटेबल हो जाएगी, ये भी आगे की तरफ माइग्रेट होना चाहिए। ये है जी। अब नेक्स्ट स्टेज की तरफ हम आ जाते हैं। यहाँ पे वो सबमर्ज प्लांट और गहराई में, जहाँ पे पानी पहले के मुकाबले में कम गहरा हो चुका है, और यहाँ पे भी फ्लोटिंग स्टेज है वो यहाँ पे आ चुकी हुई है, और जो किनारा है जहाँ पे पानी बिल्कुल कम गहरा है वहाँ पे इमर्जेंट प्लांट जो है वो माइग्रेट हो। इमर्जेंट प्लांट की रूट्स नीचे मिट्टी में होती हैं, जो यहाँ पे डिपॉजिट हुई है, ये मिट्टी याद रखिए कि यहाँ पे डिपॉजिट हो चुकी है मुख्तलिफ रीजन से, प्लस जो इनकी डेप्थ डिके से पैदा हुई है, सब कुछ इसके अंदर आ रहा है। स्टेटमेंट थी है जी हमारी इमर्जेंट, अब इस नाम से अगर वाकई में पहले से लहसुन में बाहर निकले हुए पौधे। अब इनका कुछ हिस्सा पानी में है, ज़्यादा हिस्सा पानी से बाहर है। मैंने जस्ट स्टेम दिखाया हुआ है, और इनके लीव्स भी होंगे, और बहुत सी मिसालें हैं लोकल पौधों की मिसालें होंगे। पहले मैं शुक्रा से मिसालें देने लगा हूँ, डिपेंड करता है आप शुक्रा में कहाँ पे करके, किस जगह पे करके रहते हैं। बहरहाल मेरे पूरे होश में, जब से मैं चूँकि बचपन से यहीं पे ही हूँ, तो जहाँ भी इस वक्त लियाकत स्कूल है, लियाकत स्कूल के बिल्कुल सामने पार्क बना हुआ है, गालिबन जिना पार्क या लियाकत पार्क, जो भी नाम है,
इससे ऑनवर्ड ये पार्क और इससे आगे काफ़ी दूर दूर तक बहुत ही बड़ा छप्पड़ होता था। वो छप्पड़ आहिस्ता आहिस्ता इसी प्रोसेस से जो आपके सामने मैंने बयान किया है ख़त्म हुआ और फिर वहाँ पे पार्क और पेट्रोल पंप वगैरह बन गया हुआ है। एक एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल, आप में से मे भी कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने मोहल्ला रसूल नगर देखा हो, शहरी फटेक और रसूल नगर, ये मोहल्ला देखा किसी ने आप में से, आपकी क्लास में से? जी, को बच्चे जो शिवपुरा शहर से आते हों और जो चीज़ मैंने भी बताई है उसका जिक्र किसी को बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो, जी सिर्फ अतीक रहमान ने हाथ उठाया है। जी आप बता सकते हैं? जी आप जी आप जवाब दे सकते हैं। देखा हुआ है आपने इलाका ये वाला? कब से सर मैं उधर ही रहता हूँ। आप उधर रहते हैं? चलिए, अब डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है। आपने जब बचपन में देखा होगा जहाँ पे डॉक्टर नईम बेकर क्लिनिक है, इसके सामने क्या चीज़ थी, अगर आपको अपना बचपन याद हो? हमें 10 साल हुए यहाँ आए, क्या नहीं तब तो आप कुछ नहीं था वहाँ। नहीं, क्योंकि आप बहुत क्योंकि मैंने इस इलाके को 40-45 साल पहले से इसको मैं देख रहा हूँ। तो उस वक्त यहाँ पे छप्पड़ होता था। छप्पड़ आप समझते हैं क्या होता है? और वो छप्पड़ बहुत बड़ा था, बहुत दूर दूर तक वो छप्पड़ ही छप्पड़ था। जहाँ पे ग्लोरिया कॉलोनी है, ग्लोरिया कॉलोनी से लेके जो ये सड़क है ये वाली डॉक्टर नीम वे के सामने वाली, यहाँ पे बहुत बड़ा छप्पड़ मौजूद है। और उस छप्पड़ में आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस होता रहा और जो पौधा जिसका जिक्र मैं करने लगा हूँ उसको पंजाबी में छप्पड़ बूटी कहते हैं। तीसरी एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ उसकी, जहाँ पे इस वक्त स्टेशन और स्टेशन के सामने एक बहुत बड़ा टावर है रेलवे वालों का, यहाँ भी छप्पड़ होता था। अब वहाँ पे भी छप्पड़ के अंदर वो छप्पड़ बूटी हुई थी, कुछ और पौधे भी थे। वहाँ भी यही मिट्टी का अमल जबल होने का जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हुआ और वो छप्पड़ खत्म हुआ। और चौथी एग्जाम्पल भी शिवपुरा शहर से दे रहा हूँ, जिस जगह पे जंडैले वाला फाटक है वो उससे आगे उसके दाएं में भी छप्पड़ ही छप्पड़ थे और वो भी छप्पड़ फिलअप हो चुके हैं। जहाँ पे इस वक्त जंडैले फाटक से पहले एक टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, ये रिसेंट यहाँ शिफ्ट हुआ है और यहाँ पे एक अदद पार्क टाइप चीज़ भी है जहाँ बच्चे खेलते हैं। ये जगह भी छप्पड़ होती थी। ये सब बातें मैं 40-45 साल पहले की कर रहा हूँ, जब शिवपुरा में बहुत ही छप्पड़ थे, हर तरफ छप्पड़ ही छप्पड़ होते थे और उन छप्पड़ों में आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस होता रहा। और एक बहुत मशहूर पौधा है जी, लोकल हमारा उसका नाम है छप्पड़ बूटी। आपके पास अगर अपनी एफएससी वाली बुक मौजूद है तो उस बुक में से जहाँ पे उसने शुरू वाले फर्स्ट सेकंड चैप्टर में हाइड्रोफाइट दिखाया है, उन हाइड्रोफाइट में उस लोकल प्लांट की तस्वीर दी गई है, उसको गुलाबी में बूटी कहते हैं। उसके ऊपर पर्पल कलर के फूल होते हैं, उस पौधे के ऊपर पर्पल कलर के। आप भी शिवपुरा से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो ट्रेन ट्रैक के आसपास आपको छप्पड़ नजर आ सकेंगे जहाँ पे ये पौधा मौजूद है, जिसको गुलाबी में छप्पड़ बूटी कहते हैं। और ये हाँ, इसके पौधों की जो खासियत है, जो कि मैं यहाँ तस्वीर नहीं बना सकता, उसकी बहुत मुश्किल से बनाने। इसके पत्ते बहुत बड़े होते हैं, बहुत मोटे होते हैं। क्यों क्या होते हैं? बच्चे इसके पत्तों को तोड़ के जमीन पे रखते हैं, इस पर पाँव मारते हैं तो ये पटाखे के साथ आउट पड़ता है। इसके अंदर हवा भरी होती है, इसके लीव्स के अंदर भी हवा भरी है, इसका स्टेम भी काफ़ी मोटा होता है। अब मैंने एक लोकल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया इसको। बहरहाल याद रखिएगा, अब मैं शिवपुरा शहर से थोड़ा बाहर निकलने लगा हूँ। शिवपुरा से एक ट्रेन जाती है जी जो शोरकोट की तरफ जाती है और ये शिवपुरा का चक्कर लगाती है, स्टेशन से निकलती है, प्यारी कॉलोनी, सिविल लाइन, नेशनल मॉडल स्कूल के साथ से गुजरती हुई ये शहर का चक्कर लगाती है और फिर बाईपास से थोड़ा सा आगे से जाते हुए उस जगह का नाम है जी गालिबन गाँव है जी, नाम गाँव का नाम भूल गया, कल चुंगी उसको कहते हैं। चुंगी के पास से ये सड़क टर्न होके तो ननकाना की तरफ। अब यहाँ पे रास्ते में पहला स्टेशन उसका नाम बाड़ियाँ वाला है। जब आप ट्रेन ट्रैक के साथ साथ जाएं तो ट्रेन ट्रैक के साथ आपको ये स्टेज बहुत कम नजर आएगी, कम गहरा पानी। इस पौधे यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में, एक तो मैंने अभी जो नाम बोला है लोकल नेम छप्पड़ बूटी था, लेकिन वो पौधा जो बहुत मशहूर है, ये एक लंबा सा पौधा होता है, इसके ऊपर बहुत बड़े साइज में, तस्वीर जो मैंने ड्रा की है ये वाली है, इसके ऊपर बहुत बड़े फूलों का गुच्छा, ये 1 से 2 फुट साइज है इसका। नोट कीजिएगा, मैं पॉइंटर से शो कर रहा हूँ, ये शेप होती है जैसे क्लब शेप जिसको कहते हैं। क्लब शेप में बहुत बड़ी इन्फ्लोरेंस होती है। ये टाइफा है, अरेंडोडोनेस, अरेंडोडोनेस नाम है इसका, टाइफा। ये पौधा हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। ऐसे ही कमल का पौधा ट्रेन ट्रैक के आसपास जहाँ पानी थोड़ा ज़्यादा गहरा है वहाँ पे कमल के पौधे भी आपको मिल जाएंगे।
अब मैंने इस की मिसाल दी है जो इमरजेंट है निकले, और जैसे मैंने कल बात की थी कि कलर कहार लेक में ये तीनों स्टेजेस इकट्ठी एक ही जगह पे आपको नजर आ जाएंगी। यानी किनारे के ऊपर इमरजेंट प्लांट हो गए, उससे आगे जाएंगे तो फ्लोटिंग प्लांट होंगे, और गहराई में जाएंगे तो आपको पानी के अंदर डूबे हुए सबमर्ज्ड प्लांट। 3 स्टेजेस, स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 और स्टेज नंबर 3। ये 1 है जी, ये 2 है और ये एक्सक्यूज मी 3 सर। जी सर जी। ये जो पत्ते की बात की है जो बड़े बड़े होते हैं, ये किस पौधे के मैंने पौधे का किस लोकल पौधे के होते हैं? जी मैंने पौधे का नाम बता दिया। तस्वीर आप देखना चाह रहे हैं तो मैंने कहा है कि आपकी एफएससी सेकेंडरी की बुक में इसकी तस्वीर मौजूद है। सर वो दोबारा बता दे पौधे का नाम। छप्पड़ बूटी लोकल नेम है, छप्पड़ बूटी, छप्पड़ बूटी। और वाटर हिस्सियंथ इसका जो है वो इंग्लिश नेम है, लेकिन इंग्लिश नेम जो है वो वेरी करते हैं, लोकल नेम है या उधर वो भी। इसके अलावा कुछ और पौधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं। मैंने यहाँ पे फ्लोटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, दोबारा गौर कीजिएगा। मैंने जब फ्लोटिंग प्लांट करा था मैंने सिर्फ कमल की एग्जाम्पल ली थी। यहाँ पे कुछ ऐसे पौधे भी पानी में पाए जा सकते हैं जो पानी के ऊपर तैरते होते नजर आ सकते हैं, तैरते हुए नजर आ सकते हैं। तैरने वाले पौधों की बहुत सी मिसालें हैं। इनमें लेमना, किसी ने ये नाम सुना हुआ पहले से? लेमना, लेमना का नाम किसी को याद हो? लेमना माइनर, लेमना सर मेजर। सर नाम सुना हुआ है पर एग्जैक्टली इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये बहुत छोटे साइज का पौधा है, इंग्लिश नेम इसका डक बीट है। लेमना जो है फ्लोटिंग प्लांट है। ये मैं यहाँ बना देता हूँ, बिल्कुल इस साइज का होता है, छोटा सा। यहाँ से लेके ये इसकी चंद स्पीशीज हैं पाकिस्तान में जो ये इन साइजेस के अंदर पौधा। ये फ्लावरिंग प्लांट है, इतने छोटे साइज का फ्लावर प्लांट डक बीट। ये भी आपको यहाँ पे नजर आएगा फ्लोटिंग फॉर्म के अंदर। डक बीट इसका इंग्लिश नेम है। लेमना एक मशहूर है, और भी हैं। एक लेमना के अलावा और भी स्पीशीज है यहाँ पे जो पाई जाती हैं। बहरहाल ये हो गए जी चंद पौधे। अब इमरजेंट प्लांट की मैंने जो मिसालें दी हैं वो उसका मैंने सिंघाड़ा, आप इस नाम से बात करें, सिंघाड़ा भी ऐसे ही इसी जगह पे इसी इलाके में सिंघाड़ा भी पाया जाता है। सिंघाड़ा में शुरू मरूफ है, ट्रैप ऑफ 22 पाइलॉस है, ये भी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कई इलाकों में। बहरहाल ये थे जी इमरजेंट प्लांट। अब दोबारा तो कि ये किनारे के ऊपर मौजूद है, चूँकि बिल्कुल किनारा है इस तरफ। जब बाहर से मिट्टी आएगी तो वो मिट्टी यहाँ पे जम जाएगी और उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि अगले स्टेप में ये पौधे मजीद आगे की तरफ माइग्रेट हो जाएंगे। अब सबमेट प्लांट यहाँ चले जाएंगे, फ्लोटिंग प्लांट जो है वो इस जगह पे पहुँच जाएंगे, और मिट्टी चूँकि कम गहरी हो चुकी हुई है ऐसे हो गया हो। ये सबमेट हैं जी, ये फ्लोटिंग है, सॉरी फ्लोटिंग यहाँ पर चाहिए तो ये ऐसे कर देते हैं। और इमरजेंट प्लांट अब किनारे के ऊपर यहाँ पे आ चुके हैं। झील पहले के मुकाबले में बहुत कम गहरी रहेगी। अब देखने की झील पहले बहुत गहरी थी, होते होते ये बहुत कम गहरी होती जा रही है। अब ये सब कुछ मिट्टी दो तरह से बन रही है, एक तो इन पौधों और एनिमल के डेथ के से, और प्लस जो पानी बाहर से आता है वो मिट्टी लेके आता है, वो मिट्टी जमा होती जाती है और इसमें सेडिमेंट्स भी बनते हैं, जैसे सेडिमेंट रॉक्स बनते हैं। ये यहाँ पे बहुत छोटे पानी में बनती है, लेकिन बड़ी झीलों में, गहरी झीलों में बहुत ज़्यादा सेडिमेंट जमा होकर वहाँ भी सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन का जी। ये जब पानी बहुत ही कम रह जाएगा तो जो ये किनारा है, आखिरी वाला जो किनारा है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी। यहाँ तक मैं 3 स्टेज शो कर चुका हूँ, इमरजेंट प्लांट तक हो गया था। नंबर 4 के ऊपर इस स्टेज को सेज मीड स्टेज कहा जाएगा। और जो इससे पहले थी इमरजेंट जो स्टेज थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो नाम लिया है, मैंने एक नाम लिया था, मैंने यहाँ पे इमरजेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इमरजेंट का मतलब है वो पौधे जिनका ज़्यादा हिस्सा पानी से बाहर निकला होगा। इसके लिए एक लफ्ज़ और भी है, जो ये वाला पौधा था खास तौर पर, रीड, REED, रीड। ये पौधा अभी भी चंद जगहों पे बाकी रह गया है स्टेशन के पास। रीड स्वैम्प स्टेज, मैं पूरा नाम लिखता हूँ इसका, ये दोनों सेम है, नोट कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 जो नाम मैंने लिखा है और जो नाम मैंने दोबारा लिख रहा हूँ, रीड, और ये स्वैम्प, रीड स्वैम्प स्टेज। रीड अब ये समझिए जिसको नड़ी कहते हैं हम पंजाबी में, अगर आप इस नाम से वाकिफ हैं, पंजाबी लफ्ज़ है नड़ी, अगर आप इस नाम से वाकिफ हैं तो ये नड़ी, इससे कलम लिखने वाली, तख्ती लिखने वाली कलम बन सकती है, यानी इससे खोखली होती है। इससे पीपनी, पंजाबी का लफ्ज़ बोला है मैंने, अगर आप समझते हैं पीपनी क्या होती है, किसी ने नाम सुना हो जो पंजाबी में ये बोला? ताहर को पंजाबी आती है जी? ताहर पीपनी के नाम से वाकिफ है कि नहीं? चलें, बहरहाल पंजाबी आपको सीखनी चाहिए, बनती है। और
इससे और भी चीज़ें पाई जाती हैं। ये मशहूर मोरू पौधा है। पंजाबी में आप इसको काना, याद रखिए काने की दो किस्में, एक काना सरकंडा है जो अंदर से सॉलिड होता है, और एक काना खोखला होता है। ये रीड जो है ये खोखला होता है अंदर से। ये अरुण जो मैंने यहाँ पे इसका जिक्र किया था वो वाला। जी चौथी तरफ हम जा रहे हैं, नेक्स्ट वाली स्टेज। इस स्टेज का नाम होगा जी सेज मीडो। सेज, अब इस नाम से वाकिफ नहीं है, ये हमारे यहाँ चूंकि पौधा एक्चुअली नहीं होता। सेज केरेक्स साइंटिफिक नेम है, और मीडो जाफरान को कहते हैं। लफ्ज़ी मतलब तो ये है, अब वो जगह जहाँ पे पहले झील थी और वहाँ पे ऐसे पौधे ग्रो हो गए। यहाँ पे जगह तो नामदार है क्योंकि झील के किनारे पे है, लेकिन यहाँ पे ये स्टेज आ चुकी है जिसका चौथा नाम हमने लिया है सेज मीडो सेज। नमी को पसंद करने वाले, नमी के बिल्कुल करीब रहने वाले पौधे केरेक्स जंकस स्पीशीज वगैरह जो हैं यहाँ पे ग्रो होना शुरू हो गए। अब नोट कीजिएगा कि पानी की मकदार कम होती जा रही है क्योंकि झील कम गहरी होती जा रही है। एक स्टेज आएगी कि जो सबमिट प्लांट हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे और ये फ्लोटिंग प्लांट सेंटर में आ जाएंगे झील के। अगली स्टेज में फ्लोटिंग प्लांट भी ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ ये वाली स्टेज रह जाएगी इस पर इमरजेंट। और आखिरी स्टेज होगी कि जो सेट था ये भी ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पे सिर्फ सच मीडो स्टेज बाकी रह जाएगी। जब ये स्टेज आ गई तो फिर नेक्स्ट अगली स्टेज शुरू हो जाएगी। इसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पे स्टेज नंबर 5 शुरू हो जाएगी। स्टेज नंबर 5 है जो, और ये श्रब स्टेज है। यहाँ पे श्रब्स ग्रो होना शुरू हो जाएगा और चंद हजार साल के बाद यहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इस पूरे प्रोसेस को होने में हजारों साल लगते हैं। अगर झील बहुत बड़ी है, अगर छोटी झील है तो फिर ये सारा प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा, कहीं ना कहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर बड़ी झील होगी तो पूरे का पूरा प्रोसेस कंप्लीट देखा जा सकता है। दुनिया के बहुत से इलाकों में जहाँ पे बड़ी झीलें थी वहाँ पे ये प्रोसेस स्टडी किया जा सकता है, किया गया है। और जो जब ये दरख्त उग जाएंगे शब के बाद, तब फॉरेस्ट स्टेज तो वो इसकी इंतहा होती है। मैंने बहुत सी चीज़ों के नेम्स लिए हैं, कुछ के नेम्स मैं नहीं ले सका। नाम आपको मिल जाएंगे जी अपने बुक्स के अंदर, आप वहाँ से नामों को देख सकते हैं। और असल चीज़ जो देखने वाली है, जो अहम चीज़ है कि टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो जगह जो कि एक झील थी वो पहले कम गहरी हुई, होते होते एक ऐसी स्टेज आई कि वो ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पे तो मुख्तलिफ किस्म के पौधे। अब जो चेंज आई है, जीरो चेंज कीजिए। हमने शुरू किया था हाइड्रोस्फीयर, पानी से शुरू किया था, पानी का थोड़े से पौधे शो किए यहाँ पे हमने। अब होते होते पौधे ज़्यादा होते जा रहे हैं, पानी कम होता जा रहा है, लेकिन जब पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर वहाँ पे उस वक्त श्रब्स और ट्रीज ग्रो हो चुके होंगे। अगर झील बड़ी हो तो ये काफ़ी बड़े इलाके तक फैल के इसका इकोसिस्टम जो है वो डेवलप हो सकता है। बहरहाल ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ये टाइम के साथ साथ आने वाली चेंजेस की पॉजिटिव चेंज, जिसमें कि शुरू किया हमने सबमिट प्लांट से और एंड पे क्लाइमेक्स फॉरेस्ट जो है वो ग्रो हो जाएगा। तो देखिएगा फॉरेस्ट जो है वो ही क्लाइमेक्स होगा। यहाँ पे शर्त वही है कि अगर डिस्टेंस और कोई ना हो और झील ज़्यादा बड़ी साइज की तो सूरत के हिसाब से देगा। अगर झील छोटी है फिर ऐसा नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा ये प्रोसेस। जी यहाँ तक चूँकि टाइम हमारा ख़त्म होने वाला ही है तो बट टाइम है बाकी से। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके हवाले से। मैंने आखिरी स्टेज को बहुत कम एक्सप्लेन किया क्योंकि पहले वाली ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। और जो कंडीशन है दोबारा एक लफ्ज़ हाइड्रो, चूँकि पानी था और जब वहाँ से पानी ख़त्म हो जाएगा ये कंडीशन मीज़िक हो जाएगी, हाइड्रिक से मीज़िक। इसका ऑपोजिट जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल जीरो से की, तो वहाँ पे कंडीशन ड्राई से वेट की तरफ आना शुरू हो जाएंगे और वो भी कंडीशन मीज़िक की तरफ चली जाएंगे। पौधों के नाम मैंने कम लिए थे जी, मैं कुछ पौधों के नाम वेलिस्नेरिया और पोटम का नाम मैंने लिया था स्ट्रेटोफाइलम। ये हमारे वो पौधे हैं जो सबमर्ज में आते हैं, बाकी नाम मैंने पहले ही थे। फ्लोटिंग में मैंने कमल के रिश्तेदारों का नाम ले लिया था। इसके अलावा इकोर्निया, ये फ्री फ्लोटिंग प्लांट है, पानी के सर्दियों के तैरते होने से। इसके अलावा मैंने डकवीड लैम्ना माइनर का नाम लिया। फिर हमने रीड स्टैम में मैंने टाइफा का नाम लिया था, अरेंडोडोनेक्स का नाम लिया था, सेजिटेरिया, एलोकेसिया, ये मजीद नेम्स हैं। और सच मीडो में मैंने केरेक्स नाम दिया, केरेक्स, जंकस ये और फ्रेगमाइट्स,
ये 3 ज़्यादा मशहूर पौधों के नाम हैं। झाड़ियों में सेरेक्स, पॉपुलस, नहीं ये तो दरख्तों के नाम आ गए। झाड़ियों श्रब्स हमारे इलाके में लोकल श्रब्स, क्योंकि यहाँ पे स्टेज आती नहीं है इसलिए